हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे टॉपिक आपको करवा दिए हैं, इम्पोर्टेंट है एस्टेट के लिए। ठीक है, PYQs भी करवा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, हमें ये देखना है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है पहले कहाँ से हुई, कैसे हुई। देखिए, इति है और आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, है का अर्थ होता है निश्चित ही, और आस का अर्थ होता है घटित हुआ। ठीक है, अतीत में घटित होने वाला या घटित घटनाओं का विवरण ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, इतिहास होता है। ठीक है, परिभाषाएं देखते हैं अब। परिभाषाएं क्या हैं, हेरोडोट्स के अनुसार। हेरोडोट्स के अनुसार क्या है भाई कि इन्हें विश्व इतिहास के जनक या पिता कहा जाता है। किसको, हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है, विश्व इतिहास के जनक या पिता कहा जाता है। इनका जन्म केरियंस नामक जाति में यूनान में जन्म हुआ था। इनका कहाँ पे, केरियंस नामक जाति में यूनान में। किनका, हेरोडोट्स का। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम था भाई, हिस्टोरिका नामक पुस्तक थी, और ये किसने लिखी थी, हेरोडोटस ने लिखी थी, जो कि इतिहास की प्रथम पुस्तक है। तो इतिहास की प्रथम पुस्तक कौन सी होगी, हेरोडोटस की हिस्टोरिका। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ था। चलिए अब हेरोडोटस के देखिए, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया हमारे हेरोडोट्स के अनुसार कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। यानी कि जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे अतीत में, जो भी इतिहास हुआ है, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं, तो उनका क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि पहले नंबर पे ये घटना घटी तो इसका अध्ययन कर लिया, दूसरे पे ये घटी तो इसका अध्ययन कर लिया, तीसरे पे ये घटी तो इसका अध्ययन कर लिया। तो इनको ये क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध अध्ययन। यानी एक तरीके से लाइन वाइज जो स्टडी करते हैं हम किसी भी चीज़ की, तो वो ही क्या होता है, इतिहास होता है। ये किसके अनुसार कहा गया है, ये कहा गया है हमारे हेरोडोट्स के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। इन्होंने हिस्टोरिका में पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया था। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि इन्होंने हिस्टोरिका में, इनकी पुस्तक जो हिस्टोरिका है, तो इसमें किसका वर्णन किया था, पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या कहा गया है कि देखिए, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। प्रत्येक युग का साहित्य जो होता है वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं और बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और ये फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ना आई हुई है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे तेन जी के अनुसार, तेन जी के अनुसार क्या है कि भाई विधेयवादी पद्धति के जनक। अब तेन जो है ये कौन है, ये है विधेयवादी पद्धति के जनक हैं। ठीक है, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। अब हमें ना ये ऐसे की ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये है ना परिभाषाएं हैं और ये पेपर में ऐसे के ऐसे ही आ जाती हैं। ठीक है, देखो, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। किसके अनुसार है, तेन जी के अनुसार है। और ये तेन कौन है, ये विधेयवादी पद्धति के जनक हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि देखो, इन्होंने कहा है कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है। यानी कि मानवीय प्रवृत्तियों की जो खोज है उसी को ही इतिहास कहा गया है। किसके अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। फिर आए थे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास ही साहित्य इतिहास है।
ठीक है, यानी कि जो चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं हमारे अंदर, वो चेंज होते हैं। तो वो जो चेंज होना ही क्या होता है, साहित्य इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध किससे है, आर्थिक क्रियाओं से है। ठीक है, अब है इसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन। चलिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन में क्या कहा गया है कि आदिकाल। सबसे पहले है ना, हमारे हिंदी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है ना, उन्हें 4 कालक्रमों में बांटा था। ठीक है, कितने कालखंडों में बांटा, 4 कालखंडों में इनको बांट दिया। अब 4 कालखंडों में बांटने के बाद इन्होंने कुछ नाम दिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने काल का दोहरा नामकरण किया। कौन सा, दोहरा नामकरण। अब दोहरा नामकरण कैसे किया भाई, एक मिनट, दोहरा नामकरण कैसे किया, देखो सबसे पहले इन्होंने जो हमारे ना हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आदिकाल, फिर है पूर्व मध्यकाल, फिर है उत्तर मध्यकाल और उसके बाद है आधुनिक काल। ठीक है, 4 खंडों में विभाजित हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना, इनके दिए 2 नाम और दूसरा नाम और दे दिया, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। ठीक है, दूसरा नाम भी दे दिया। अभी ये क्यों दिया, ये किसने दिया, ये दिया है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये 2 नाम दे दिए, एक काल के 2 नाम दे दिए। तो इस तरीके से इनको क्या कहा गया है, इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। ठीक है, तो इन्होंने कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, तो इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। ठीक है, अब इनका काल देखो, 1050 से 1350 तक आदिकाल का समय है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 तक का है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक है। और गद्यकाल यानी आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है साथ ही। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, इनका काल विभाजन किया था और इन्होंने ये जो काल है इनके नामकरण किए थे। अब किस आधार पर किए थे इनके नामकरण, एक है ऐतिहासिक कालानुक्रम और दूसरा है परिवर्तित के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कहा गया है कि इन्होंने आधुनिक काल को भी 3 भागों में बांटा है। जो आधुनिक काल है, ठीक है, आधुनिक काल जैसे देखो मैंने आपको 4 काल बताए थे, आदिकाल बताया था, भक्ति काल बताया था, रीतिकाल बताया था और उसके बाद आधुनिक काल बताया था। तो जो आधुनिक काल है उसको भी इन्होंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है। प्रथम उत्थान को क्या कहते हैं, भारतेंदु युग कहते हैं। द्वितीय उत्थान को क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग कहा जाता है। और तृतीय उत्थान, इसको क्या कहा गया, छायावाद युग कहा गया। ठीक है, और ये जो द्विवेदी युग है इसको है ना एक नाम और दिया गया है, इसको एक नाम दिया गया है छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो छायावादोत्तर युग का नाम दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है किसको, द्विवेदी युग को। ठीक है, तो पहले आया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के अन्य नाम और उनके नामकरण करने वाले कवि। ठीक है, आदिकाल के अन्य नाम और उनके नामकरण करने वाले कवि। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पे आई हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा नाम किस कवि द्वारा दिया गया है। देखो आदिकाल है तो ये किसके द्वारा दिया गया है, सबसे पहले आदिकाल नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। फिर इसका आदिकाल का ही वीर गाथा काल किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। सिद्ध सामंत काल का जो आदिकाल का सिद्ध सामंत काल नाम दिया है किसके द्वारा दिया गया, राहुल सांस्कृतिक आयन के द्वारा। चारण काल किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। आरंभिक काल किसके द्वारा दिया गया है, मिश्र बंधु के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल किसके द्वारा दिया गया है, प्रारंभिक काल या फिर शून्य काल। कई बार है ना शून्य काल आ जाता है, ठीक है, प्रारंभिक काल नहीं आता, तो कई बार प्रारंभिक काल आ जाता है। तो प्रारंभिक काल जो है शून्य काल, ये गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा दिया गया है। संधि काल या चारण काल किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार दिया गया है। बीजवपन काल, बीजवपन काल किसके द्वारा दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रख लेना, नोट करके दिया गया है। इसमें डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग किया जाता है, डिंगल शैली का और पिंगल शैली का दोनों का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और नाम रह गया था वीर काल, तो वीर काल भी हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है, तो इसको भी आप याद रखोगे।
एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि भाई आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, वेद गाथा काल रामचंद्र शुक्ल द्वारा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा, चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा, आरंभिक काल मिश्रबंधु द्वारा, प्रारंभिक काल या शून्य काल गणपति चंद्रगुप्त द्वारा, संधि काल चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, तो और एक वीर काल है हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ये दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ तक आपके है ना जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो नामकरण है, ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको करवा दिया। अभी इसी से रिलेटेड ही है ना जो कि आपके इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसी से ही रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन बने हुए हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले देखिए कि आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। तो हमें ये बताना है कि भाई आदिकाल का नामकरण, अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नामकरण कौन कौन से कवि द्वारा दिए गए हैं, तो मैंने वो बताने। देखो, संधि चारण काल, बीज वपन काल, वीर काल और सिद्ध सामंत काल। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हमारा जो गलत है इसमें से कौन सा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने असंगति पूछा है। देखो, एक मिनट में थोड़ा सा इस साइड कर देती हूँ ये। अब देखो, सब संधि चारण काल ये जो है, और बीज वपन काल, वीर काल और सिद्ध सामंत। देखो, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है, इन्होंने ही दिया है। वीर काल मैंने आपको लास्ट में बताया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है। बीज वपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, और जो बीज वपन काल है वो मतलब ये नाम किसके द्वारा दिया गया, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इन्होंने है ना ये द्विवेदी के नाम में वो कर दिया। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कहाँ गलत हो जाता है, सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, संधि काल और चारण काल दोनों ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हैं। ठीक है, बीज वपन काल जो है हमारा किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है, आदिकाल है। ठीक है, वीर काल किसको कहा गया है, वीर काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, और सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आए हुए, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 2021 या 22 के में मिल जाएंगे आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो कि हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखो, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। आदिकाल रामचंद्र शुक्ल नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी ने तो वीर गाथा काल का है। ठीक है, वीर गाथा काल का आया है किसने, रामचंद्र जी शुक्ल ने। और आदिकाल मैंने आपको बताया किसके द्वारा कहा गया है, आदिकाल कहा गया है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। बीज वपन काल अभी मैंने आपको बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, और संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गलत ही पूछा है। ठीक है, तो ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है, देखिए कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उक्त विचार किसका है। देखो, वैसे की वैसे ही डेफिनेशन दे दी। जब मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई तो परिभाषा करवाई थी ना, तो उस परिभाषा में रामचंद्र जी शुक्ल जो हैं उनकी ये परिभाषा थी। ठीक है, तो ये ऐसे की ऐसे ही दी गई हैं, तो ये भी आपको याद करनी है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भाई जो देश की जबकि प्रत्येक देश की साहित्यिक वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये विचार किसका है, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देख के चलना है कि क्या चीज़ें हमारे एग्जाम में आती है क्या नहीं, और उसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, हमें अपनी स्टडी करनी है।
ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे मैं आपको लिए वीडियो बनाऊंगी जो इनके जो 4 भागों में बांटे हैं ना, 4 कालों में, आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, तो इनके लिए एक एक करके वीडियो बनाऊंगी। तो आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइन वाइज अभी भी रहती हैं, ठीक है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये पेपर से पहले होंगे या नहीं होंगे, आराम से हो जाएंगे। बस ये 4 काल ही रहते हैं हमारे, और बाकी है ना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप कर ही सकते हो अपना, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ही निश्चिंत होकर चलिएगा, ठीक है। और अब जो है आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि मैं सही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।